हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 पेपर डिस्कशन में। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने जीके जीएस के क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए थे 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट के हमने सवाल डिस्कस करे हैं उन सभी को आप मेरे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके जीके जीएस वाली जो होगी उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहली बार प्लेटफॉर्म पर जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसको आप डाउनलोड करके इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आपके बेनिफिट के लिए प्रोवाइडेड हैं। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में आज तक पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको आगे आने वाले समय में मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस के कोर्सेज मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे। ये मेरे 4 कोर्सेज हैं जिनके जरिए आप अपनी कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस कवर कर सकते हैं। ऐप पर जाकर एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा इन कोर्सेज को। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य एग्जाम की टेस्ट सीरीज के अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको नजर आते हैं। तो चलिए भाई, पहला सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल पूछ रहा जा रहा है, चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति का नाम आप लोगों को बताना है जो कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है। इस पर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर बात हुई है पृथ्वीराज चौहान जी की। कौन है ये? तो चौहान डायनेस्टी के राजपूत राजा हुआ करते थे जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर क्या किया? राज्य किया। लगभग 12th सेंचुरी का जो लेटर हाफ वाला पीरियड है उसमें इनको कई सारे अलग अलग जो बैटल्स हुआ करते थे उन पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। जैसे कि एक आपको मोहम्मद गौरी का नाम सुनने मिलता है जिसको आप एक मुस्लिम आक्रमणकर्ता के रूप में देखते हैं। इसके खिलाफ विजय प्राप्त करी थी इन्होंने युद्ध के ऊपर। और इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट जो आपके लोक फोक्स होते हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनको भी मनाया जाता है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की बहादुरता को दर्शाया जाता है। तो एक छोटी सी जानकारी ये मैंने आप लोगों को किसके बारे में दी है? पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और नाम आपको नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है? चंद्र बरदाई। तो आप लोगों को अगर कल कोई पूछा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से बताइएगा कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के रूप में किसको जाना जाता था, तो चंद्रबर दाई जी को आपको यहाँ पर नाम को रूप में आंसर करना है। तो इनकी जो ये रचना है जिसका हम यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जिसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर कंपोज किया गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जो लाइफ है, इनके अलग अलग बैटल्स के अंदर जो इनकी बहादुरता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। चंद्रबर दाई जी का जिक्र हमने यहाँ पर तो देखा, तो हमने पृथ्वीराज रासो नामक एक इंपॉर्टेंट रचना को इनके द्वारा लिखते हुए पाया। हो सकता है वो आपसे कल को इनके द्वारा और कोई इंपॉर्टेंट लिखी हुई रचना का नाम पूछ लें। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज जासो जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट रचना लिखी गई थी जो कि संस्कृत का एक इंपॉर्टेंट नाटक था। ठीक है, तो उसके बारे में अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर और भी आपको कुछ आ, नाम दिए गए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। नाम मैंने आप लोगों को इस रचना का बता दिया। पृथ्वीराज रासो एक एपिक पोयम है जो कि चंद्रबर दाई जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में काफी बड़े तौर पर इन्होंने वर्णन किया है। अच्छा, अब इसमें ना एक एक करके बाकी की रचनाओं पर आप ध्यान देना जरा। जैसे कि पहली दी गई है आपको यहाँ पर राजा मर्तंड। तो ये क्या है? ये ना जो योग सूत्र होते हैं उनके ऊपर एक कमेंट्री है। किसकी कमेंट्री है? पतंजलि की। तो ये हो सकता है आप लोगों से कल को पूछ ली जाए कि राजा मर्तंड दिए गए 4 विकल्प में से बताइए कि किसके द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट रचना है या फिर किसकी कमेंट्री है। याद रहेगा। ऐसे ही यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको, हर अकेली नाटक। तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया नाटक है? ये लिखा गया है भाई संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत में लिखा गया एक इंपॉर्टेंट नाटक है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया किंग भोज के द्वारा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, किंग
भोज, ये कहाँ के किंग भोज थे? ये धार के किंग हुआ करते थे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अभिधन चिंतामणि का नाम देखने के लिए मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है किसका? हेमचंद्र जी का। तो मैं यहाँ पर इनका नाम भी लिख देता हूँ। तो इनमें से कुछ भी आपसे अगर वो कल को पूछे तो मैंने थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को रुककर जो भी एक्स्ट्रा बात बनती है उसको डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? चलो इस पर मैं आऊंगा कि किसने और कब की। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये जो शब्द शांति निकेतन है, इसको लेकर अगर मान लो कि कल को इन्होंने आपसे कोई चीज पूछ ली तो क्या आप लोगों को याद रहेगी? तो शांति निकेतन का सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है? शांति निकेतन का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस, ये एक कॉमन चीज हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब है क्या? तो ये जो शांति निकेतन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये ओरिजिनली यानी कि शुरुआत में ये ना एक आश्रम हुआ करता था। और इस आश्रम की जो स्थापना करी गई थी ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पापा जी के द्वारा करी गई थी, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूं, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इस शांति निकेतन की स्थापना रखी गई थी। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी इस शांति निकेतन को एक्सपेंड करते हैं, अपना एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल यहाँ पर तैयार करते हैं, जिसके अंदर जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, क्रिएटिविटी है, या फिर एक्सप्लोर करके आप कितना लर्न कर सकते हैं, उस पर ये आधारित आपको नजर आएगी। यहाँ पर भी सबसे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा कि इसको स्थापित किया जा रहा है, मतलब ऑप्शन जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1901 में। इनके फादर ने इसको फाउंड किया था, एक आश्रम के रूप में फाउंड किया था, लेकिन इसका जो एक वाइड स्केल आपको प्रसार देखने के लिए मिलता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा देखने के लिए मिलता है। लोकेशन अगर आप याद रख पाए तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से और पूछ लिया जाएगा। तो ये जो स्कूल की या फिर शांति निकेतन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, इसको बाद में एक्सपेंड करके एक यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील कर दिया गया था। तो वो आपको याद रखना है, 1921 के अंदर इसको तब्दील करके क्या बना दिया गया था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1921 का इस समय याद रखना। ठीक है, चलो ये बातें हमने यहाँ पर जान ली। हमने यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी जिक्र सुना। आप लोगों को पता है कि बहुत ही कॉमन सा सवाल हमसे हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई बताइए, पहले एक नॉन यूरोपियन व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो पहले नॉन यूरोपियन थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1913 में। किसको लेकर? गीतांजलि को लेकर। किस क्षेत्र में? लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने इस पुरस्कार को प्रदान किया। ठीक है, तो हमारे भारत का जो कल्चर का इम्पैक्ट है उसमें बहुत बड़ा योगदान रविंद्रनाथ टैगोर जी का माना जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च? तो देखो, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं जिनको भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता रहता है एक बड़े उद्देश्य से, जैसे कि ये जो डिजिटल इंडिया मिशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाई जो सरकार की सर्विसेज है उनको अवेलेबल कराया जा सके, उनको जो सिटीजन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली लोगों को प्रोवाइड करा जा सके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठा सकें। इसके जरिए, इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करके इसको लॉन्च किया गया था। तो भाई ये 2015 में लॉन्च करी गई थी। अगर डेट आप लोगों से याद रख लिया जाए, पूछ लिया जाए, तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अरे, ये हो गया ना, ये वाला सवाल देखेंगे। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आशीर्वाद योजना शुरू करी?
यार अलग अलग राज्य के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती हैं उनका उद्देश्य किसको वो हेल्प करेगी, इस तरीके की जो न्यूज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसको लॉन्च करा गया था भाई पंजाब सरकार के द्वारा 2020 में। उद्देश्य क्या था कि भाई जो भी ऐसी बेटियां हैं जो कि लो इनकम फैमिलीज से बिलोंग करती हैं उनको उनकी शादी में हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नाम क्या था इसका? आशीर्वाद स्कीम। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं यार वो चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। इसी तरीके की ना आपको और भी स्कीम आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कि बिहार के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना। हो सकता है कल कोई आपसे पूछ लें कि ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये भैया बिहार राज्य के अंदर लॉन्च करी गई थी। वही कारण है, वही उद्देश्य है कि जो भी ऐसी बेटियां हैं जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आती हैं उनको वित्तीय सहायता दी जा सके, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है। उसके बाद एक आपको और यहाँ पर सिमिलर प्रकार का एक इनिशिएटिव या फिर स्कीम नजर आएगी या एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च नजर आएगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया, और इसका नाम भी क्या है? कन्या विवाह योजना। तो ये जो बिहार वाली है ना इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉन्च करी गई थी उसका नाम है कन्या विवाह और योजना। ठीक है। तो ऐसी जो स्कीम्स वगैरह होती हैं यार वो पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही एक और अगर आप स्कीम याद रख पाए वो है बालिका समृद्धि योजना। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसको भारतीय सरकार ने लॉन्च किया था। ये जीओआई की स्कीम है जिसमें जो बेटियां होती हैं जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं उनको क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके, उनका उत्थान किया जा सके। तो इन बेटियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं किसको लेकर? एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर और इनकी मैरिज को लेकर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? कालिदास सम्मान पर आधारित पहले भी आपके कई सारे पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो भाई ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित ये आपका एक सम्मान है। और जब हम बात कर रहे हैं पंडित वेंकटेश कुमार की, तो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर के रूप में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है। ठीक है। अच्छा कल को अगर ये यहीं से एक सवाल निकाल कर पूछें, आपके पंडित वेंकटेश कुमार से एक इंपॉर्टेंट सवाल निकाल कर पूछें कि गाने के कौन से प्रकार से ये आपके संबंधित है, यानी कि इनकी जो एक्सपर्टाइज है वो कौन से प्रकार से है सिंगिंग के, तो वो है ख्याल फॉर्म। ये ख्याल फॉर्म से संबंधित है। पूछने को एसएससी या बाकी के एग्जाम में ये चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हर साल एक कालिदास सम्मानों का आयोजन कराया जाता है। जिन भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना योगदान म्यूजिक के अंदर दिया हो या फिर क्लासिकल डांस में किसी व्यक्ति का योगदान रहा हो या फिर थिएटर में रहा हो या फिर विजुअल आर्ट्स में रहा हो, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग अगर याद रख पाए तो हो सकता है कहीं पर अगर कल को इन्होंने ये पूछ लिया कि ये जो कालिदास सम्मान है इसको कब स्थापित करा गया था, तो याद रखिएगा 1980 में इसको स्थापित किया गया था। जो कालिदास थे उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, उनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो यार जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्लासिकल डांसर रहे होते हैं और उन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में कला को बढ़ावा देने के लिए किसी बड़े इंपॉर्टेंट केंद्र की स्थापना करी हुई होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा इनका नाम क्या नाम है? मृणालिनी साराभाई। इन्होंने पूछा है कि भरतनाट्यम और कथकली डांसर रहते हुए बताइए कौन से इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था? तो द्रपना एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। कब करा गया था इसको? 1949 में स्थापित किया गया था। अगर ये कल को पूछ लेंगे कहां पर इसको स्थापित किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में इसको स्थापित किया गया था। ये कोई भी चीज आप लोगों से पूछ सकते हैं।
बड़ी क्लासिकल डांसर ये रही हैं, कोरियोग्राफर रही हैं, इंस्ट्रक्टर रही हैं। भरतनाट्यम और कथकली के अंदर इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको दिए गए, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे कई सारे अवार्ड से भी ये सम्मानित है। तो याद रखेंगे। अब यार ये जो भरतनाट्यम है, इसको तो आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, तो जितने भी हमारे देश के अंदर ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से ये एक है। और इसका जो ओरिजिनेशन है किसका, भरतनाट्यम का, वो कहाँ से है, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, तमिलनाडु से है। तो इस तरीके की बात भी आपसे पूछी जा सकती है। कथकली दिया है, कथकली को लेकर भी आइडिया होना चाहिए, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, केरला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम को आप लोगों को मैच करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं। ये आपका पहला कॉलम है, ये कॉलम 2 है। इधर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्माटा, पेटली हेलमिंथेस, एक टेप वर्म है, सी स्टार है, आंट है या फिर अर्थवर्म है। तो चलो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एनिलिडा। चर्चा हुई है बायोलॉजी में, अगर किसी ने भी मेरे से पढ़ा होगा तो। एनिलिडा ऐसे आपके सेगमेंट को अपने साथ इंक्लूड करता है जो कि अर्थवर्म्स कैटेगरी से होते हैं। एनिलिडा आपका आ जाएगा भाई अर्थवर्म से, केंचुए से। तो फर्स्ट का आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा भाई बिड्डी। ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर इनके द्वारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके इंसेक्ट आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, जैसे कि आंट वगैरह। तो आर्थ्रोपोडा में आ गया ये आपका आंट। तो इसका मतलब आपके सेकंड का क्या हो गया, ये आपका सी हो गया। तो आंसर तो चलो आपको मिल गया होगा, यहाँ पर ज्यादा वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा में आते हैं आपके जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि सी स्टार। तो इसमें आपका ये बी वाला आ जाएगा, यानी कि थर्ड को हम बी से मैच कर देते हैं। फिर आपको दिया गया है प्लेटी हेलमिंथिस। इसमें आपके आ जाते हैं जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स जैसे कि टेप वॉर्म हो गया। तो ये फोर्थ में आपका आ जाएगा ये वाला जो ऑप्शन है भाई, ये आपका सही बैठ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है, यानी कि ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमारा जो फिजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है हमारे देश के अलग अलग पार्ट का, उसमें हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का भी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपको एक पहाड़ियों का नाम दिया गया है जिसका नाम है शेवरॉय हिल्स। बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। तो ये आपकी शेवरॉय हिल ईस्टर्न घाट में आती है, जो कि पड़ती है आपकी तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जो सीन है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट है। यहाँ की सीनरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। तो एक अच्छा है। ठीक है, ये चीज हो सकता है कल को आपसे अगर ये पूछ लें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना बाकी की भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हिल्स दी गई हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट हिल दी गई है नागा हिल। अब इसकी लोकेशन अगर आप लोगों से पूछ लें कि बताइए कि कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये हमारे उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के अंदर आते हैं। प्राइमरली जो राज्य के अंदर ये आपको नजर आते हैं वो है नागालैंड, इसीलिए इसको नागा पहाड़ियां भी कहा जाता है। और थोड़ी सी ये जो आपकी नागा हिल्स है ये म्यांमार के अंदर भी जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये म्यांमार के अंदर भी एक्सटेंडेड है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर आपको नजर आ रही है खासे हिल्स, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर नजर आएंगी और प्राइमरली ये आपको नजर आएंगी मेघालय में। ये मेघालय राज्यों के अंदर आपको खासी हिल्स का एक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहीं से एक सवाल आपसे एक और पूछूं मैं। इन खासी हिल्स की हाईएस्ट पीक बताइए भैया, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। तो इसमें याद रखेंगे आप शिलोंग पीक, अगर आप याद रख पाए। फिर आपको यहां पर दी गई है भाई अनामुड़ी हिल्स। अनामुड़ी हिल्स को लेकर एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, जो वेस्टर्न घाट है उनकी हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, तो कौन सा है उसमें, अनायमुड़ी है। तो ये केरला राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें भाई कल को हो सकता है ये आप लोगों से पूछ ले, तो इनको लेकर तैयार रहेंगे।
अगला सवाल है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? अलग अलग इंपॉर्टेंट जो प्लेयर होते हैं उनका नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये मनिका बत्रा काफी फेमस रही आपके 2022 23 24 के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट इनका योगदान आप लोगों ने देखा होगा। 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें कौन सा ये अवार्ड जीती थी? ये गोल्ड मेडल जीती थी, अगर आपको याद हो। वुमेन सिंगल इवेंट के अंदर मल्लिका बत्रा जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो याद रखेंगे इनको। अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F क्या है? 5 Fs ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखो, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F को तो चलो हम जान लेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आखिरकार होता क्या है, इसको लेकर हमें आइडिया होना चाहिए ना। तो ये बात करता है ट्रांसफर की। इसका ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ जो दूषित एजेंट्स होता है, यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके ट्रांसफर को रेफर करता है किसी भी एक ससेप्टेबल पर्सन के अंदर। किसके जरिए? कंटैमिनेशन के जरिए। कंटेमिनेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, उसके जरिए। ठीक है, तो ऐसे 5F के अंदर आपको जो नजर आएंगे वो कौन कौन से नजर आएंगे आपको? मक्खियां, आपकी उंगलियां, फोमाइट्स, खाना और फ्लूइड। इसके जरिए ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कोई व्यक्ति के अंदर दूषित जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑब्जेक्ट है वो जा पाता है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का उदाहरण है? उदाहरण हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो पीएसयूज होती हैं ये किसको कहते हैं हम? तो भाई ये सरकार की ओन्ड कॉरपोरेशन या फिर स्टेट की ओन्ड इंटरप्राइजेस होते हैं, जिनको अंडरटेक कर रखा होता है किसके आधार पर? गवर्नमेंट के आधार पर, सरकार के आधार पर। पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट लाए जाते हैं और फिर इनको पीएसयू घोषित किया जाता है। तो पीएसयू का इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर, सो दैट के ये एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने एक आपको बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिट का नाम दे रखा है, ये पीएसयू में आते हैं। ऐसे ही इसको भेल भी कह देते हैं। ऐसे ही आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का नाम सुना होगा, आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये सारी की सारी पब्लिक पीएसयू है। ठीक है, बीएचईएल है। बीएचईएल को लेकर कल को अगर ये पूछ ले कि बताइए इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1964 में इसको स्थापित किया गया था। इसको सरकार मैनेजमेंट करती है, पावर पावर को ट्रांसमिशन करना हो उस सेक्टर के अंदर ये अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये चीजें याद रखेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने का प्रावधान है। इनमें से एक है पात्रता की तिथि। अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तिथि 1 जनवरी पर विचार किया जाता था। इस संबंध में विधेयक में क्या सुधार करने की बात करी गई है? इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया, उसको लेकर इन्होंने पूछा है कि कुछ ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर कुछ इंप्लीमेंट लेकर आएंगे। उनमें से एक था एलिजिबिलिटी डेट। अभी तक एक डेट 1 जनवरी को कंसिडर किया जाता था एलिजिबिलिटी किसी की भी एज देखने के लिए। पूछा जा रहा है कि व्हाट रिफॉर्म डज द बिल सीक इन दिस रिगार्ड, यानी कि इसके संबंध में कौन से रिफॉर्म लाए गए हैं। भाई देखो, इस अमेंडमेंट बिल के अंदर उद्देश्य जो था वो ये था कि भाई 4 कट ऑफ डेट्स हों, 4 कट ऑफ डेट्स इसके अंदर लाई जाए। किसके लिए? जो वोटर रजिस्टर करते हैं अपनी एज की एलिजिबिलिटी के लिए, उसको लेकर। पहले 1 जनवरी का मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि इसको कट ऑफ डेट के रूप में किसी भी वोटर की जो एलिजिबिलिटी होती थी उसको डिटरमाइन करने के लिए किया गया था। इस बिल के अंदर 4 डेट करी गई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर रिफॉर्म ये लेकर आ गए थे। इन डेट्स के आधार पर ये देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 18 साल का हुआ है या नहीं, सो दैट के जो वोटर्स की इंक्लूसिविटी है उसको इनहेंस किया जा सके।
तो ऐसे बिल से संबंधित भी सवाल आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? भाई फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी का यहाँ पर नाम हमने लिया है तो सभी को पता है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था उसके जरिए इनको ऐड किया गया था। कौन से पार्ट में ऐड किया गया था? तो पार्ट नंबर 4A में ऐड किया गया था। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लाया गया था? 51 के अंतर्गत लाया था। अभी टोटल कितनी है? 11 है, पहले आपकी 10 हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर है? बिल्कुल है। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा भी इस प्रकार की कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसको आप यहाँ पर क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। वो सारी बातें ऑलरेडी भाई देखो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? आसान है, अगर किसी को आइडिया होगा, तेंदू का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, तो तेंदू की जो पत्तियां होती हैं इनका प्राथमिक उद्देश्य किया जो मतलब यूज है वो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। हाथों से रोल करके जो सिगरेट होती है उनको भारत के अंदर ही बनाते हैं। तो आसान है, इस पर क्या ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। अच्छा, एक और चीज जो यहां से आप लोगों के साथ बन सकती है, इसका जो साइंटिफिक नेम है हो सकता है वो आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो इसका नाम है डायोस्पायरोस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वही वाली बात है, याद रह जाए तो याद रह जाए, डायोस्पायरोस ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके साथ आपका आता है मेलानॉक्सिलॉन। मेलन ऑक्सीलोन, ये इसका पूरा का पूरा नाम है, अगर आप याद रख पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि बुद्ध देव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अलग अलग जो आपके पर्सनालिटीज होते हैं उनका संबंध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछ लिया जाता है। बुद्ध देव दास गुप्ता एक बड़े इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन रहे हमारे देश के अंदर, जिनका जो योगदान है वो सारूद बजाने में रहा है। तो ये चीज आप लोगों से याद रख सकते हैं। अच्छा, यहीं पर एक और मैं नाम आप लोगों से पूछ सकता हूं, राधिका मोहन मित्र। राधिका मोहन मित्र, इनका नाम अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन से वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा सारूद से ही है, क्योंकि ये जो बुद्धदेव दास गुप्ता है ना वो इन्हीं के क्या थे? डिसिपल थे, इन्हीं के शिष्य थे राधिका मोहन मित्रा के। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको पद्म भूषण से, संगीत नाटक अकेडमी जैसे कई सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है। अगला सवाल है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगर कोई भी कबड्डी का बहुत बड़ा प्रेमी है तो 2014 को आंसर कर देगा। बाद में ही काफी ज्यादा यू नो फेमस भी हो गई, तो याद रखेंगे पीकेएल के नाम से जानते हैं। 2014 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर कितना है? अब आप लोगों को अगर पता है कि लिटरेसी रेट कितना रहा है मेंस और फीमेल्स के बीच में, तभी तो आप अंतर निकालेंगे। तो देखो, जब पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात होती है तो वो है 82.14%, और जब महिलाओं की लिटरेसी रेट की बात होती है तो वो अनफॉर्चुनेटली काफी कम है, और वो है 64.46%। और ये किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? 2011 के डेटा के अनुसार बात कर रहे हैं। इसका अंतर आप निकाल लीजिएगा, लगभग 16 दशमलव ये आपकी बैठती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी था ना, इसका आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब समझते हैं ना, साक्षरता 10, यानी कि इतने प्रतिशत ऑफ लोग जिनको हम निकालते हैं जो कि पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय के रूप में वस्तुओं और विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? अभी समझे ना, इन्होंने कहा कि इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये आपके पास ए वस्तु है, इस वस्तु को आप एक्सचेंज करके कोई दूसरी वस्तु बी लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार के एक्सचेंज सिस्टम को क्या कहते थे? क्या ये बार्टर एक्सचेंज नहीं हुआ करता था? यहाँ पर पैसे वैसे का सीन नहीं है, आप अपनी चीज दो दूसरे की चीज ले लो। तो ये हमारे देश के अंदर एक ओल्डेस्ट फॉर्म है जिसमें ट्रेड और कॉमर्स को यूज किया जाता था।
आसान है ये, इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी देखो बाकी के भी नाम है। ऑनलाइन एक्सचेंज क्या हो जाता है, यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट पर जाकर। क्रेडिट एक्सचेंज में क्या हो जाता है, यहाँ पर आप क्रेडिट को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, लोन ले रहे हो, अलग अलग तरीके की। तो आसान है, इस पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है। अगला है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है। मैंने क्या कहा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इससे आसान रिएक्शन आपको मिलेगी क्या कुछ? क्या बन जाएगा, ZnSO4 और H2। तो जिंक सल्फाइड बन गया ना भाई ये आपका यहाँ पर। तो आसान है यार ये, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस रिएक्शन के अंदर मतलब आप मेटल को रिएक्ट होते हुए देखते हैं एसिड के साथ, जिससे कि वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट को तैयार करता है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इससे क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। जिंक की अगर मैं आप लोगों से एटॉमिक नंबर पूछूं तो कितना है भाई, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। कॉमनली इसको आप जो आयरन वगैरह होता है या स्टील होता है उसको जंग लगने से प्रिवेंट करने के लिए गैल्वनाइजिंग में यूज करते हैं। ये तो सभी को रटी हुई होगी। चलो भाई आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा में वन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसकी पहले परमिशन लेकर। आसान है भाई, गवर्नर की पहले परमिशन ली जाती है अगर हम राज्य की विधानसभा के अंदर किसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो रोल होता है उसमें पहले इनको अपनी असेंट देनी पड़ती है, और इसके बाद ये जो मनी बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पहले परमिशन ली हुई आप गवर्नर की। अब इसको लेकर हो सकता है आप लोगों से ये पूछ ले भाई, जैसे कि मनी बिल है, मनी बिल का जिक्र बताइए हमारे देश के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर होता है। 110 नंबर आर्टिकल के अंदर होता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जाती रहती हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे यार, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहिक प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है। पहले भी आपने इसको अपने 12th की क्लासेस के अंदर भी सुना होगा। जब नियोन गैस की हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, ये एक डिस्टिंक्टिव रेड और ऑरेंज कलर देती है। कब, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। जैसे आपने साइन देखे होंगे, नियोन साइंस जिसको हम कहते हैं, चिन्ह जिनको आप अलग अलग जगह पर यूज करते हैं एडवर्टाइज को दिखाने के लिए, तो वहां पर इसी को यूज करते हैं। अच्छा यहीं पर आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ये जो नियोन है इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिएगा विलियम रामसे के द्वारा। ऐसे सवाल पूछते रहते हैं ना। अच्छा ये अगर पूछ ले कि इसको कब डिस्कवर किया गया था, तो 1898 याद रखिएगा। विलियम रामसे के साथ एक और व्यक्ति था, अगर आप में से किसी को याद हो, मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स, ये दो लोगों ने साथ मिलकर इसको डिस्कवर किया था। चलिए भी अगला सवाल देखते हैं। वेदांग हिंदू साहित्य सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और ये वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। इनकी संख्या बताइए। वेदांग में देखो, वेदांग का नंबर, चलो आपको आंसर पहले बता देते हैं, ये 6 है। और ये ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स हैं जिनका जो संबंध है वो किससे है, वेदों की स्टडी से, वेदों के अध्ययन से। इसको हमारे प्राचीन भारत के अंदर डेवलप किया गया था, सो दैट के जो हमारे जो वेद हैं उसकी क्या करी जा सके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करी जा सके वेदों के अलग अलग अंगों को। अब इसके अंदर कई सारी चीजें, इन वेदांगों को कैसे डिवाइड किया गया है, शिक्षा फोनेटिक्स के रूप में, फिर व्याकरण है, फिर चंद्र है, फिर नृत्य है, फिर ऐसे ही ज्योतिषा और कल्प है। तो इस तरीके से इनको पूरा डिवीजन किया गया है, ठीक है। 6 है ये, इनको याद रखिएगा। अगला है गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और त्योहार है। तो फिर राजस्थान के ये फेमस फेस्टिवल और फेयर है। अब इनको चारों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। इनको हो सकता है कल कोई उठाकर पूछ ले, कोई से भी पूछ लेंगे। गंगौर फेस्टिवल को मुख्यतः रूप से मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा।
इसको फीमेल सेलिब्रेट करती हैं। जो देवी गौरी हैं, उनको ये डेडिकेटेड है। ठीक है। उसके बाद पुष्कर के बारे में आप सभी लोग सुनते हैं। इसको पुष्कर कैमल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊंटों का लार्जेस्ट कैमल लाइवली स्टॉक फेस्टिवल है। बहुत सारे टूरिस्ट इसके अंदर आता है। उर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। कहाँ पर? अजमेर में मनाया जाता है उर्स वाला फेस्टिवल जो है। ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो ये जो निक नेम एसोसिएटेड है वो सवाल पूछ लिए जाते रहते हैं। चित्तरंजन दास का नाम याद रखिएगा भाई। तो एक बड़े भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में इनको जाना गया। देशबंधु का मतलब पता है? देशबंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द नेशन। फ्रेंड ऑफ द नेशन। तो ये सवाल डायरेक्टली हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। अच्छा, यहीं पर देशबंधु यानी कि चित्तरंजन दास जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बताइए कि इनके द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज को फाउंड किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जिक्र हुआ था भाई आप लोगों से। साइमन कमीशन से पहले वाली बात है। तो स्वराज पार्टी को किस किसने किया था? चित्तरंजन दास शामिल थे, और चित्तरंजन दास जी के साथ कौन शामिल थे? मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ऐसी चीजें भी ये पूछ लेता है। चलिए भाई, आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो क्या थी? एक्चुअल ग्रोथ रेट। अलग अलग 5 ईयर प्लान्स का एक एम हुआ करता था, और फिर वो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट आती थी वो आपको नजर आती है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 सभी लोगों को पता है। मुख्य उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? कि भाई जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उनको क्या करा जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके लोगों का। ठीक है। लोगों को जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर ये फोकस करता है। इरिगेशन, सिंचाई के ऊपर ये फोकस करते हैं। कई सारी चीजें थी। इसकी जो इन्होंने वास्तविक एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 3.6 थी। अच्छा, यहीं से एक सवाल आप लोगों से पूछूं। ये जो पंचवर्षीय योजना है, इसको बताइए कि कहाँ से ये निकला था? तो सोवियत यूनियन के प्लान हुआ करते थे, वहां से ये निकले थे। वहां से फिर बाकी के कंट्रीज इसको यूज करता है। तो ये था भाई आपका आज की इस वीडियो डिस्कशन का क्वेश्चंस का कलेक्शन। 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 होती है पूरी। मेरे यूट्यूब पर जाकर जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपको ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है ना, अगर शर्म नहीं करनी है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने लोग जुड़ते हैं अच्छा लगता है। बाकी मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। और ये मेरा ऐप है, इस ऐप को एक बार डाउनलोड करके ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की तैयारी के लिए। पिछले सालों के क्वेश्चंस भर रखे हैं मैंने क्विज फॉर्मेट में। ये 4 कोर्सेज हैं जिसमें आप चारों सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, तो ट्राई जरूर करना है ये। ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।